दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के डेट्स की घोषणा हो चुकी है और ओपिनियन पोल्स का बाजार गर्म हो चुका है। जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक चुनाव की घोषणा की, उसी दिन चार ओपिनियन पोल शाम को रिलीज हो गए। इन ओपिनियन पोल्स का अगर एवरेज करेंगे तो कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है। मोस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स ये इंडिकेट करते हैं कि एक हंग असेंबली सिचुएशन हो सकती है। एक ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस यहां सरकार बना सकती है, वहीं एक ओपिनियन पोल के अनुसार भाजपा यहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। बाकी दो ओपिनियन पोल्स के अनुसार कांग्रेस यहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। यानी पोल ऑफ पोल्स में खिचड़ी बिस बेला भात, जैसा कर्नाटक में एक बहुत पॉपुलर। ऐसा क्यों है? सबसे पहली बात तो ये जितने भी ओपिनियन पोल्स उस दिन रिलीज हुए होंगे, उनका जो ये डेटा होगा ये 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पुराना हो सकता है, तो वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर। दूसरी बात, किसी भी विधानसभा चुनाव में लोकल कैंडिडेट जो है उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। और अभी कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ 124 सीटों पर, वहीं जनता दल सेकुलर ने 93 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। कर्नाटक में 224 मेंबर्स की असेंबली है। भाजपा ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी सीट पे अनाउंस नहीं किया। तो जब तक सारे कैंडिडेट्स एक सीट पे अनाउंस नहीं हो जाते हैं, तब तक कोई भी ओपिनियन पोल कर्नाटक में क्या होने वाला है इसकी जानकारी सही से आपको नहीं बता सकता है। किसी भी चुनाव में एक कैंडिडेट को जो वोट मिलता है वो 3 बेसिस पे मिलता है। पहला, पार्टी सिंबल, दूसरा लीडरशिप यानी स्टेट और सेंट्रल की लीडरशिप, और तीसरा उसकी खुद की इमेज और पर्सनैलिटी। जितना बड़ा चुनाव उतना लोकल कैंडिडेट की अहमियत कम होती है। जैसे लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे लोग ज्यादा वोट करते हैं। 2019 में 37% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट किया था, 25% ने लोकल कैंडिडेट के चेहरे पे और 22% लोगों ने पार्टी सिंबल के बेसिस पे वोट किया था। जितना छोटा चुनाव होता है उतना लोकल कैंडिडेट की अहमियत बढ़ जाती है। जैसे अगर आपको ध्यान होगा, सरपंच के चुनाव में लोकल कैंडिडेट का ही वर्चस्व होता है। जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होता है वो जनरली जीत के आता है, वहां पर पार्टी और लीडरशिप का उतना कुछ खास रोल नहीं होता। विधानसभा चुनावों में भी कैंडिडेट का रोल लोकसभा चुनाव के हिसाब से काफी ज्यादा होता है। अगर हम 2022 के सारे चुनाव और 2018 में कर्नाटक के साथ जो 4-5 चुनाव हुए उनका आकलन करें तो 40% लोगों ने लोकल कैंडिडेट के बेसिस पे वोट किया था, जो कि लोकसभा में ये नंबर एवरेज 25% है। यानी लोकल कैंडिडेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जैसे ही लोकल कैंडिडेट या जब तक लोकल कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं होते हैं तब तक वहां पे कास्ट अरिथमेटिक बिठाना बहुत मुश्किल है। अभी जितने भी ओपिनियन पोल्स हैं वो ज्यादातर एक टॉप डाउन अप्रोच की तरह अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हैं। यानी पूरे स्टेट लेवल पे एक वोट शेयर कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पर एक वोट शेयर टू सीट शेयर मल्टीपल हिस्टोरिकल और कुछ करंट फैक्टर्स को मिला करके सीटों की प्रेडिक्शन करते हैं। इसलिए ज्यादातर में से वो गलत साबित होते हैं। अगर 2018 कर्नाटक चुनाव की बात करें तो 13 ओपिनियन पोल्स हुए थे विकिपीडिया के अनुसार, उसमें से 11 फेल हुए थे, यानी 11 ने रॉन्ग प्रेडिक्शंस करी थी। सिर्फ 2 लोगों ने सही प्रेडिक्शंस करी थी। यानी अर्ली ओपिनियन पोल ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। जब तक कैंडिडेट अनाउंस नहीं होता है तब तक कुछ भी कहना किसी भी विधानसभा चुनाव में बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये सारे अर्ली ओपिनियन पोल्स जो हैं उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इनके रिजल्ट्स को आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेने की बहुत ज़रूरत है। ओपिनियन पोल्स हमारे जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जितना जो ओपिनियन पोल काफ़ी पहले अगर किसी चुनाव से कंडक्ट किया गया है तो उसकी एक्यूरेसी कम होती है। और इसलिए भी एग्जिट पोल्स जो हैं वो ज़्यादा
एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ओपिनियन पोल के मुकाबले जब वोटर वोट डाल देता है उसके बाद जाकर के सर्वे करते हैं। कर्नाटक 2018 चुनाव की ही बात करें तो 7 एग्जिट पोल में से 4 एग्जिट पोल्स ने सही आकलन किया था। तो देखते रहिए कर्नाटक चुनाव के ऊपर पॉलिटिकल बाबा की खास सीरीज, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करिए हमारे वीडियोस को। धन्यवाद।